Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग टॉक के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो रिचिका बताओ तो स्टार्टिंग टॉक का फाइनल फॉर्मूला क्या था? रिचिका, आर यू ऑडिबल? Yes, sir. बताओ। इससे क्या बोले, फिर से बोलिए। टॉक का इक्वेशन बताओ। कल जो टॉक का इक्वेशन हमने दिखाया ना, Yes, sir. स्टार्टिंग टॉक का इक्वेशन क्या था? Sir, S by 2 phi n s into S E2 square. by Yes, sir. S by Yes, sir. S कहाँ से आया? ये तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप कहाँ से आ गया? मतलब स्लिप 1 है। Sir, sir, कौन सा के का जो वैल्यू था वो क्या था? के का फॉर्मूला जो था Sir, 3 by 2 pi n s. 3/2 पाई ns। तो एस क्यों कह रही है? Yes, sir. अच्छा बताओ। Yes, sir. सो टीएस बताओ। Sir, 3 by 2 pi n s ये टीएस इज इक्वल टू 3/2 पाई ns into E2 square R2 into square r2 by R2 square प्लस x2 स्क्वायर। X2 square. तो यहाँ पर ये जो ns है, ठीक है, ये ns कौन सा वैल्यू है सिंक्रोनस स्पीड का? सर आरपीएस से रेगुलेशन पर स्पीड में है। वेरी गुड, इज इन आरपीएस। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर आरपीएम वाला वैल्यू मत पुट कर देना, ठीक है। सो एनएस इज द रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, सो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है इसका एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो, अगर हम स्टार्टिंग में क्या है, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते या फिर एक रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं रोटर में। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क को हमें बढ़ाना है। स्लिप रिंग मोटर के लिए ही सोचो। सो जब हम रेजिस्टेंस का वैल्यू, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां पर लगाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन कितना हद तक बढ़ेगा इसका भी तो एक मैक्सिमम लिमिट है। वो क्या है? मतलब रेजिस्टेंस का किस वैल्यू में स्टार्टिंग टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो यही कंडीशन हम देखेंगे। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क विल बी मैक्सिमम when rotor resistance per phase is equal to standstill rotor reactance per phase, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम ये टॉर्क का जितना इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सब स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही है, अभी हम रनिंग कंडीशन में नहीं आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क का कंडीशन क्या है? It can be proved that when starting torque will be maximum when rotor resistance per phase is equal to rotor reactance per phase, ठीक है। So starting torque
will be maximum when rotor resistance per phase is equal to standstill rotor reactance per phase, ठीक है। यही कंडीशन है जब रोटर रेजिस्टेंस मतलब क्या है हमारा R2 इज इक्वल टू X2 हो जाएगा, उस सिचुएशन में स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए ये वाला इक्वेशन ले लो, ठीक है। PS इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो E2 है, ठीक है, ये जो E2 है एंड ये जो K है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या है, TS इज इक्वल टू K इंटू E2, मतलब क्या है, देखो K इंटू E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही इक्वेशन है स्टार्टिंग टॉर्क का। अब देखो K तो कांस्टेंट है, E2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों E2 कांस्टेंट है, क्योंकि E2 हमारा सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज के ऊपर जब डिपेंड करता है तो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो ये दो टर्म कांस्टेंट होगा। सो इसको हम और एक कांस्टेंट यहाँ पर ले लेते हैं, K इंटू E2 स्क्वायर को हम K1 ले लेते हैं, ठीक है। K1 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, आप इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू R2, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू R2, ठीक है, एंड इक्वेटिंग the result to 0, ठीक है। then we get इसको डिफरेंशिएशन करो। सो यहाँ पर क्या होगा, dTs dR2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म को अगर हम डिफरेंशिएशन, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो K1 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन R2 का क्या होगा, 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो माइनस R2, तो ये यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, R2 इंटू 2R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हमें क्या लेना है, 0, ठीक है। इसको क्या लेना है, 0। अब देखो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R2, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएशन करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये खुद कर लेना, ठीक है। तो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R2। सो R2 को इधर ले आओ, ठीक है, सॉरी ये R2 स्क्वायर होगा, ठीक है। R2 स्क्वायर को इधर ले आओ, सो यहाँ पर देखो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू X2 स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। तो 2R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर। सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू X2 स्क्वायर, देन हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू X2, ठीक है। सो बेसिकली यही हमारा कंडीशन, ठीक है।
सो मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, रोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेगा? जब R2 X2 के बराबर होगा। मतलब कि पहले मान लो R2 को हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब R2 बढ़ेगा, पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, ये तो हम जानते ही है। पावर फैक्टर जब बढ़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन कितना हद तक बढ़ेगा? जब तक R2 X2 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक मैक्सिमम वैल्यू वो अचीव नहीं कर पाएगा। जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में R2 मतलब कि रोटर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस उसका जो रिएक्टेंस है उस वैल्यू से जब वो इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा? तब ये मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर लेगा, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर लेगा। सो अब देखो यहां पर हम एक डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या है? ये हमारा R2 है, ये हमारा क्या है? X2 है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। सो ये क्या होगा? जेड Z होगा। ये हमारा क्या होगा? Z होगा। मतलब यहाँ पर Z2 रोटर इम्पीडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। सब बताओ तो इस एंगल का वैल्यू क्या आएगा? phi2 ले लो, रोटर फेज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। तो इस phi2 का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू क्या आएगा? ये दोनों तो सेम है, 45 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू आएगा 45 डिग्री। तो अब देखो, under this condition of maximum starting torque, under the condition of maximum starting torque, phi2 का वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्री। मतलब कि ये बात याद रखना है, जब भी मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अचीव कर लेगा, उस सिचुएशन में फेज एंगल का वैल्यू 45 डिग्री होगा। मतलब उस टाइम पे पावर फैक्टर हमारा क्या होगा? cos 45 का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर द कंडीशन of maximum torque, phi2 is equal to 45. सो यहाँ पर रोटर पावर फैक्टर क्या आएगा? रोटर पावर फैक्टर मतलब cos phi2। बताओ। 1/√2 अरे 45 cos 45 ले लो ना, हमें वैल्यू चाहिए। 0.707 0.707, ठीक है। ये लैगिंग पावर फैक्टर क्योंकि इंडक्शन मोटर है, ठीक है। सो ये याद रखना है, जब मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर लेगा, उस सिचुएशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? 0.707 होगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो क्लियर है। हम थोड़ा ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा ड्रॉ करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस के साथ हमारा टॉर्क कैसे वेरी करता है। ये y है, ये x है। तो इस एक्सिस में हम रोटर रेजिस्टेंस को, रोटर रेजिस्टेंस मतलब के R2, ठीक है, मतलब कि क्या है? R2। एंड इस डायरेक्शन में हम टॉर्क को लेते हैं, ठीक है, टॉर्क। इस डायरेक्शन में हम टॉर्क को लेते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर जो कार्व दिखने को मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क का जो कार्व है कुछ इस तरह से होगा।
रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, टॉर्क भी इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करो तो टॉर्क भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सो इस सिचुएशन में R2 क्या होगा बताओ तो? जब ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा तब R2 क्या होगा? R2 किसके बराबर होगा? x2 x2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। ये हमारा TS मैक्सिमम है, TS मैक्स, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अब देखो अब क्या है, इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड दिस वैल्यू, ठीक है, बियॉन्ड दिस ऑप्टिमम वैल्यू, सॉरी, देन स्टार्टिंग टॉर्क विल डिक्रीज, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तब स्टार्टिंग टॉर्क और इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया है। इसके बाद अगर रोटर रेजिस्टेंस को हम और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? घट जाए। अब ये इसी डायरेक्शन में घट जाएगा। ये क्यों घटेगा? जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यही हमारा रोटर रेजिस्टेंस और टॉर्क के बीच का ग्राफ है। और ये क्या है? ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कर्व है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क कर्व। सो एक बार देख लो, रोटर रेजिस्टेंस को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा टॉर्क भी, स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन रोटर रेजिस्टेंस का ये जो वैल्यू है, जब इस वैल्यू पे रोटर रेजिस्टेंस आ जाएगा, कौन सा वैल्यू है? जब रोटर का तो एक इंटरनल हमारा रिएक्टेंस है, उस रिएक्टेंस के वैल्यू के साथ जब रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तब ये मोटर मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर लेगा, ठीक है। बियॉन्ड दिस वैल्यू, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर हम रेजिस्टेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तब टॉर्क और इंक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा? इसका टॉर्क का वैल्यू अब घटना स्टार्ट करेगा, ठीक है, अब डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। सो यही रोटर रेजिस्टेंस और टॉर्क का बीच का हमारा कर्व है, ठीक है। सो अब देखो, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ उसका रिलेशन क्या है? प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वायर प्रोपोर्शनल है, क्या है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। देखो, हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन जो था टॉर्क का, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज मतलब स्टेटर वोल्टेज, ठीक है, स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो वो जो सप्लाई वोल्टेज है उसके साथ स्टार्टिंग टॉर्क का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, स्टार्टिंग टॉर्क टीएस हम जानते हैं, के इंटू स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू X2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने पहले ही बताया कि हमारा जो E2 है, E2 किसके ऊपर डिपेंड करता है? सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई वोल्टेज ज्यादा होगा तो E2 भी ज्यादा होगा, कम होगा तो E2 भी कम होगा। तो सप्लाई वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू V हम जानते हैं, ठीक है, सॉरी, रोटर जो वोल्टेज है, रोटर जो EMF है, प्रोपोर्शनल टू V, मतलब सप्लाई वोल्टेज जितना ज्यादा होगा
हमारा रोटर का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, तो इसके साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है, E2 प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर V को पुट कर देते हैं। देखो, तो TS इज इक्वल टू, यहाँ पर और एक कांस्टेंट ले लो K2, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको जब इक्वल करोगे एक कांस्टेंट आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V। सो वो कांस्टेंट ये कांस्टेंट मिलके हम K2 और एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर V2 E2 स्क्वायर की जगह V2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू R2 नीचे R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि TS प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, मतलब सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर के साथ स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, पूछता है। ठीक है, कि स्टार्टिंग टॉर्क के साथ हमारा सप्लाई वोल्टेज का रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वोल्टेज के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर देखो, मान लो कि सप्लाई वोल्टेज 10% ड्रॉप कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज हमारा 10% ड्रॉप कर रहा है। सप्लाई वोल्टेज अगर 10% ड्रॉप करेगा तो टॉर्क कितना परसेंट घटेगा, बताओ तो? कितना परसेंट? स्टार्टिंग 10%। हाँ, 10% डिक्रीज करेगा सर। सप्लाई वोल्टेज 10% घटेगा तो स्टार्टिंग तो 10% घटेगा। ये तो टीएस प्रोपोर्शनल V होता तो ठीक है, लेकिन टीएस प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है, तो ये 10% होगा तो टीएस कैसे 10% होगा? ये 20% घटेगा। मतलब सप्लाई वोल्टेज थोड़ा अगर चेंज हो जाएगा तो टॉर्क बहुत ज्यादा चेंज होगा। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, मतलब सप्लाई वोल्टेज के ऊपर बहुत सेंसिटिव होता है। सप्लाई वोल्टेज थोड़ा अगर ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, या फिर थोड़ा अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा टीएस का जो वैल्यू होगा वो और भी ज्यादा घटेगा या इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो वेरी सेंसिटिव होता है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो इस इक्वेशन को याद रखना। ठीक है, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को याद रखना। तो देखो अब क्या है कि ये जो हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, पहले ही हमने बताया था इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। क्यों पावर फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ता है, बताओ तो? इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो ही क्यों होता है? इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तो हम जानते हैं लो है, 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, ये तो हम जानते हैं। क्यों लो होता है? देखो बेसिकली इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा जो रिएक्टेंस वैल्यू है, मतलब एक्स, ये एक्स का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्यों ज्यादा होता है स्टार्टिंग में एक्स का वैल्यू क्यों ज्यादा होता है? एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? दीपक कुमार, दीपक क्लास में है क्या? दीपक कुमार, अनिमा कुमारी, अनिमा, यस सर। एक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंस है ना? यस सर। हाँ, किसके ऊपर डिपेंड करता है?
इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग जो हमारा टॉर्क है, हम जानते हैं ना कि वो लो होता है। तो क्यों लो होता है? क्यों लो होता है? क्योंकि स्टार्टिंग का हमारा रिएक्टेंस वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है? एक्चुअली रिएक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टेंस का फॉर्मूला मालूम है ना? एक्सएल एक्ससी ये सब पढ़ा है ना? तो एक्सएल जो है, ठीक है, ये तो कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है, तो ये एक्सएल है एक्चुअली। तो एक्सएल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेसिकली? रिएक्टेंस का तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अनिमा तुमसे पूछ रहा हूँ। अनिमा, यस सर। हाँ बताओ। याद है कि भूल गए हो? अच्छा सौरभ बताओ तो। सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ऊपर डिपेंड करता है। तो एक रिएक्टेंस का फॉर्मूला हम तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है 2 पाई एफ एल, ये पढ़ा नहीं है? 2 पाई एफ एल ये तो हमने पढ़ा है कि नहीं? ओमेगा एल। सो ये जो रिएक्टेंस है बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर में किस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है बता तो? रोटर फ्रीक्वेंसी, ये रिएक्टेंस तो रोटर का रिएक्टेंस है, ये ज्यादा होगा जब रोटर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जिसको हम F2 या फिर F डैश लेते हैं, ये कब ज्यादा होता है सबसे? रोटर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या था बताओ? सौरभ, सर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा ज्यादा। स्टैंड स्टिल कंडीशन में ज्यादा होगा। इसका फॉर्मूला क्या था रोटर फ्रीक्वेंसी का? एस इंटू एफ था ना? एस इंटू एफ इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यस सर। सो देखो एस का वैल्यू ज्यादातर फ्रैक्शन में रहता है, लेकिन एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तभी ये हमारा रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है स्टेटर फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होगा। हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज। सो जब एस का वैल्यू 1 होगा तब F2 इज इक्वल टू एफ होगा, मतलब 50 हर्ट्ज होगा, है कि नहीं? तो एस, ये जो एस, ये एस का वैल्यू कब 1 होता है? रिची का बताओ, एस का वैल्यू कब 1 होता है? यस सर। ये जो सर स्टैंड स्टिल में। स्टैंड स्टिल में स्लीप होता है, स्लीप इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तब क्या है कि जब स्टार्टिंग कंडीशन है, जब मोटर स्टार्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में हमारा जो रोटर का फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होगा। मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगा। अब जब मोटर स्टार्ट हो गया है, मोटर जब घूमने लगा है, तो स्लिप का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। मान लो कि स्लिप इस टाइम पे 4% है। ठीक है, तो जब स्लिप 4% है तब इस सिचुएशन में हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो? बताओ। फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है, स्लीप हमारा 4% है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा? सर 80। 80। 20। ये स्लीप कितना है? 4%, मतलब 0.04 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 हर्ट्ज आएगा। 2 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, तो जब स्लीप मोटर घूमने लगा है, जब स्लीप का एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा, तब देखो रोटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से घट के 2 हर्ट्ज आ गया, मतलब बहुत कम हो गया।
सो ये जो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा होता है एट द स्टार्टिंग कंडीशन, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप 1 होता है। तो उस टाइम पे रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? तो एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे बताओ रे। सर कम हो गया। कम होगा। x इजिकल टू 2 पाई एफ एल, ये वाला रिलेशन है, ठीक है। सब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो x कम होगा। नो सर ज्यादा होगा। कम होगा क्यों बोल रहे? सो जब हमारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तब x का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होता है? स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग कंडीशन हमारा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा x2 का मतलब कि रिएक्टेंस का वैल्यू कितना होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ। बताओ। क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए सर। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? सर क्या पूछे आप? मैंने पूछा कि रिएक्टेंस का जो वैल्यू है, रिएक्टेंस का वैल्यू किस टाइम पे सबसे ज्यादा होगा? Am I clear? यस सर, इनिशियल कंडीशन में जब स्टैंड स्टिल से स्टार्टिंग थोड़ा कंडीशन में, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा ये जो रिएक्टेंस है, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे। रिएक्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मोटर जब स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तब रिएक्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब के सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो देखो, स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंस हमारा ज्यादा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? एक्सएल का वैल्यू तो ज्यादा है, तो पावर फैक्टर का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा? पावर फैक्टर का वैल्यू कम होगा, है कि नहीं? रिएक्टेंस ज्यादा होना मतलब क्या है? फेज एंगल ज्यादा होगा कि कम होगा? सौरभ, सौरभ, सर फेज एंगल ज्यादा होगा। फेज एंगल ज्यादा यस होगा। एक्सएल का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो फेज एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा। तो फेज एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा सर। कम होगा। कॉस फाई, हम जानते हैं पावर फैक्टर मींस कॉस फाई, ठीक है। तो ये फेज एंगल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा पावर फैक्टर का वैल्यू उतना ही कम होगा। सो यहाँ से एकदम पूरा क्लियर है कि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग में पावर फैक्टर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि रिएक्टेंस ज्यादा होता है। क्यों रिएक्टेंस ज्यादा होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। वेरी सिंपल। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या है? पावर फैक्टर कम होता है। और हम जानते हैं पिछले पिछले क्लास में हमने देखा कि टॉर्क का रिलेशन पावर फैक्टर के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब पावर फैक्टर जब घटेगा स्टार्टिंग टॉर्क भी घट जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, कितना क्लियर है? मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, देखूंगा कि कितना क्लियर है, ठीक है। सो एक्चुअली यही इसका फंक्शन है कि पावर फैक्टर स्टार्टिंग में कम होता है, ठीक है। देखो मैं और एक बार बताता हूं कि स्टार्टिंग में टॉर्क हमारा लो होता है। क्यों लो होता है स्टार्टिंग में टॉर्क? स्टार्टिंग टॉर्क क्यों लो होता है? क्योंकि हमारा जो पावर फैक्टर है वो भी लो होता है।
पावर फैक्टर क्यों लो होता है? क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो लो, वो हाई होता है, ठीक है, वो हाई होता है। ये हाई क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, इस रोटर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा? स्टार्टिंग में हाई होगा। सो यहाँ से पूरा क्लियर है कि एट द स्टार्टिंग हमारा रोटर पावर फैक्टर कम, रोटर पावर फैक्टर का वैल्यू कम है, इसलिए हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा, ठीक है, हमें लो स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए ही स्टार्टिंग में हमें एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में शायद बताया था कि हम क्यों रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का मतलब क्या है? क्यों हम कनेक्ट करते हैं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग करंट ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क को हाई, स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का मतलब एक ही है, हमें पावर फैक्टर को बढ़ाना होगा, पावर फैक्टर को। क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जब हम लगाएंगे, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम पेज में रहता है। जब हम रेजिस्टेंस वहां पर कनेक्ट करेंगे तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो ये जो फाई वाला एंगल है ये कम हो जाएगा। तो ये जब कम हो जाएगा पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो पावर फैक्टर अगर बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो बेसिकली यही फंडा है। सो यहाँ तक पूरा क्लियर है? Yes, sir. कौन बोला? अनिमा? अनिमा, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. अच्छा, प्रणब क्लास में है? प्रणब? यस सर। तुम्हारे तो आवाज ही नहीं मिल रहा है। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। और सबको बता दिया? कल जो फर्स्ट क्लास में हाँ सर। बताया ना? ये तो सब हम, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया। हाँ, हम दो ही अटेंडेंस लेंगे, ठीक है, एक फर्स्ट क्लास में, एक सेकंड क्लास में। सो दोनों अटेंडेंस को मिलाकर हम देखेंगे कि दोनों क्लास ही कौन अटेंड किया है। सो उसको ही हम एक्सेप्ट करेंगे, ये सबको बता देना, ठीक है। तो ठीक है, Yes. मुझे वो अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना। तो आज